हेलो एवरीवन। आज अपन ज्योग्राफी की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या इंडियन ज्योग्राफी है, इन सबको एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट वहाँ एग्जाम में इसी फॉर्म में फेस करना पड़ेगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो अपन बात करते, पहला क्वेश्चन है कि रॉकी पर्वतमाला विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉकी पर्वतमाला है कहाँ। पहली बात तो ये आपका ये उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, इसमें जो ये वाली जो श्रेणी है ना, जो समांतर चल रही है, ठीक है, इस क्षेत्र विशेष में ये रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत श्रेणी है। ठीक है क्या, ये एक तरह से प्लेटों का अभिसरण हुआ ना, उससे इसका निर्माण हुआ, तो एक तरह का फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वतमाला है। ठीक है, कौन सी है? वलित। और किस प्रकार की है? नवीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है वलित, मतलब जब प्लेटें आपस में टकराई तो एक भाग तो नीचे धंस गया और एक भाग ऊपर उठ के आ गया, पर्वत का निर्माण कर दिया। आपको पता है जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसे बेनियोफ कहा जाता है, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो नवीन पर्वतमाला है, रॉकी पर्वत श्रेणी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें ना रॉकी की, वो है एल्बर्ट, ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है इसकी एल्बर्ट। ठीक है, और बात करें तो विश्व में है ना, ये दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, पहली एटलस है, दूसरी ये है, दूसरी सबसे लंबी है। कौन सी? दूसरी लंबाई में। और अपन बात करें उत्तरी अमेरिका में और भी पर्वत श्रेणी है, बोला हाँ, जो इस क्षेत्र विशेष में आपके अपलेशियन है, अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन है, अपलेशियन है। इधर आपको पता है अलास्का श्रेणी है, इधर अलास्का है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है मैकिनले, मैकिनले। और अपन मेक्सिको के साइड में बात करें तो यहाँ सियरा नेवादा है, इस क्षेत्र में। कौन सी है? सियरा नेवादा है। ठीक है, तो ये देखो आपके एक साथ कितने क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, आपको पता चल गया रॉकी की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है, नवीन वलित पर्वतमाला है, अलास्का श्रेणी का है, वो भी आपको पता है उत्तरी अमेरिका में है, अपलेशियन हो गया। उसके अलावा आपको सियरा नेवादा का पता चल गया, वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। तो रॉकी पर्वतमाला कहाँ है, किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद है प्रेरीज घास के मैदान विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है? वही जहां रॉकी पर्वतमाला है ना, जो उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है, यहीं इस क्षेत्र विशेष में आपके कनाडा और यूएसए है ना, किसमें? कनाडा व यूएसए, इन दोनों में प्रेरीज घास के मैदान है, कनाडा और यूएसए दोनों में। किस प्रवृत्ति के हैं? ये एक तरह से शीतोष्ण, क्योंकि ये आपको पता है ये जो क्षेत्र है ना, ये भी शीतोष्ण कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और कोई खास बात इन प्रेरीज घास के मैदानों की, क्या एक चरनोजम नामक मिट्टी पाई जाती है, चरनोजम मृदा पाई जाती है। ठीक है, जो आपके मक्का गेहूं इनके लिए उपयोगी है। और कोई खास बात इसकी प्रेरीज घास के मैदान में? हाँ, बोले यहां क्रू नामक जनजातियां पाई जाती है, यहीं रहती है वो। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें तो मेन तो यही याद रख लो कि कहाँ है प्रेरीज घास के मैदान,
उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए के मध्य दोनों में सम्मिलित है, ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे वो कुत्तों को नहीं पाला जाता, रेंडियर नाम से उनको बोला जाता है, रेंडियर श्रेणी के होते हैं वो बुल, रेंडियर, ठीक है। ये है मेन। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, प्रेरित घास के मैदान कहाँ है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। विश्व के फेफड़े किन वर्षा वनों को कहा जाता है, मतलब एक तरह से एक नदी बेसिन है, नदी बेसिन, जहां मतलब इसको विश्व के फेफड़े कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी बेसिन है, नदी बेसिन है, कौन सी है बताओ। एक्चुअली जो अमेजन नदी बेसिन है ना, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, अमेजन नदी बेसिन, इसको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यार जैव विविधता बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर सेल्वासा वर्षावन पाए जाते हैं, सेल्वासा वर्षावन, अति सघनता है इस क्षेत्र में, बहुत ही प्रकृति के मतलब अलग अलग तरह की, यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको विश्व का फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ये है, ठीक है। सेल्वासा वर्षावन हो गया, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी चीज याद रख लेना कि कौन सा हो गया, अमेजन नदी बेसिन है ना, उसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में है कि अट्टाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, अट्टाकामा, ठीक है। आपसे पूछा जाता है मेनली डायरेक्ट कई बार, ये कौन सा है, ये आपका दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र का जो पश्चिमी तट है ना, यहां ये दो देश है, पेरू और चिली, उन क्षेत्र में ये मरुस्थल है, अट्टाकामा मरुस्थल, यहां है ये अट्टाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो कहां है, पहली बात तो आपको पता चल गया किधर है, दक्षिण अमेरिका में। और स्टेपीज घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। स्टेपीज वाले जो घास के मैदान है ना, ये आपके मुख्य रूप से यूरोप में जो रूस और कजाकिस्तान का क्षेत्र है ना, इसमें रूस व कजाकिस्तान का, इस क्षेत्र विशेष में ये घास के मैदान है, किस प्रवृत्ति के हैं ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय। रूस और कजाकिस्तान आपको पता है कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है। और क्या बात है इनके बारे में बात करें तो ये जो स्टेपीज घास के मैदान है, और अपन देखते हैं कि इनको हंगरी जो देश है ना, वहां इनको पुस्ताज के नाम से जाना जाता है, पुस्ताज, पुस्ताज घास भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीज होगी कि स्टेपीज घास के मैदान का यूरोप में स्थित है, रसिया और कजाकिस्तान जो दो देश है उनमें यहाँ स्थित है। उसके अलावा इसको हंगरी में पुस्ताज घास के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीज देख लो कि एग्जाम नजदीक है तो भी फास्ट चीजों बात करना है। तो स्टेपीज का, सॉरी स्टेपीज कहाँ हो गए आपके, ये स्टेपीज हो गए आपके यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला किस देश में स्थित है, ठीक है। ड्रेकेंसबर्ग क्या है, ये जैसे आपका अफ्रीका है, ठीक है। इसमें जो ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ आपकी ये है ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, ये वाला क्षेत्र आपको पता है कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके अलावा जो ये पर्वतमाला है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है लेनियाना, लेनियाना
नामक सबसे ऊंची चोटी है ये। इसकी, इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लेनियाना। उसके अलावा ये पर्वतमाला है ना, ये ओल्ड है। अभी वाले तो नवीन पर्वतमाला है, ये प्राचीन पर्वतमाला है। जैसे अपनी ओल्ड में अपन बात करें तो अपने अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, वो सब इस श्रेणी में आते हैं, तो ये ओल्ड माउंटेन है, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या विशेष बात है इस पर्वतमाला की? यहाँ से एक ऑरेंज नदी है, उसका उद्गम होता है। किसका? ऑरेंज नदी का उद्गम होता है यहाँ से। ये आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है। तो ड्रेकन्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। फिर आ जाती है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप पर स्थित है? ठीक है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में ये क्या है, एक तरह से ये जो आपका विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है ना, जैसे यहाँ मध्य से जा रही है, आपको पता है विषुवत रेखा यहाँ पे अफ्रीका से, तो इस क्षेत्र विशेष में है ना, यहाँ पे यहाँ है विक्टोरिया झील। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहाँ है विक्टोरिया झील? अफ्रीका में है। याद कर लो कहाँ है। और विषुवत रेखा है ना, उसको काटती है विक्टोरिया झील, ठीक है, अफ्रीका में स्थित है। फिर क्वेश्चन है, ऐसे कौन से घास के मैदान है जो विषुवत रेखा के दोनों ओर स्थित है? तो आपको पता है ऐसे मुख्य रूप से अफ्रीका में भी होंगे। अफ्रीका में कौन से घास के मैदान है? वो सवाना घास के मैदान है, ठीक है। ये क्या है, आपके विषुवत रेखा के दोनों ओर है, मतलब एक तरह से विषुवत रेखा जा रही है ना अफ्रीका के मध्य से। आपको पता है अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, करक, विषुवत और मकर, जो तीनों रेखाएं ना, ये जाती है, ठीक है, अफ्रीका से तीनों। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। करक हो गई, विषुवत हो गई, मकर हो गई, ठीक है। तो ये तीनों किससे जाती है? अफ्रीका से जाती है। तो ये पूछना चाह रहा है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर कौन से घास के मैदान? ये सवाना घास के मैदान होते हैं ना, ये है सवाना। किस प्रवृत्ति के हैं? ये आपके उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा याद कर लो, कहाँ है, कौन से मैदान हो गए? सवाना है। कहाँ पे? ये आपके अफ्रीका में। किस प्रवृत्ति के हैं? आपके उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? मैंने बताया था विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इस क्षेत्र विशेष में ही है एटलस, अफ्रीका में। कहाँ है एटलस? अफ्रीका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें ना एटलस की, तो टोकल है। कौन सी है? टोकल, ठीक है। एटलस के साथ साथ अफ्रीका में एक और है, लोमा पर्वत भी है। कौन सा? लोमा पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें ना, इसकी है बिंतुमानी, ठीक है। एटलस किस प्रवृत्ति का है? नवीन है, नवीन वलित पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें याद रखनी। बाकी ये है कहाँ, इसमें कई देश भी हैं, जैसे आपको एमएटी से याद कर सकते हो आप, मोरक्को, अल्जीरिया, और ट्यूनेशिया। ये है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया। ये तीनों देश है ना, यहाँ इसी पर्वत श्रेणी है ना, जो इन्हीं तीनों देशों में अवस्थित है। ये जो पर्वत श्रृंखला, ये एटलस हो गया, एटलस, ठीक है। तो ये मोटा मोटा याद कर लिया कि नवीन है। इसकी सबसे हाईएस्ट जो चोटी है वो कौन सी है? वो टोकल हो गई। उसके अलावा लोमा की सबसे ऊंची कौन सी होगी?
बिन तुमानी, बिन तुमानी, ठीक है। तो ये आपको मोटी मोटी चीजें। तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस आपके अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। पूछते हैं डायरेक्ट, कई बार हम देखा है। क्वेश्चन है, वेल्ड घास के मैदान किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये वेल्ड घास के मैदान है ना, ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है ना, यहां स्थित है ये वेल्ड घास के मैदान। कटिबंधीय है, ठीक है। तो ये है मुख्य रूप से वेल्ड घास के मैदान, यहाँ है, ठीक है। तो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उसके अलावा है गोबी मरुस्थल। मैंने बताया था मरुस्थलों की श्रेणी में चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। चीन तिब्बत जो क्षेत्र है ना, चीन में स्थित है मुख्य रूप से गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो चीन कहाँ है? एशिया में। फिर क्वेश्चन बोला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ये एक पर्वतों की श्रृंखला है। ये मुख्य रूप से आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है ना, उसमें स्थित है, ठीक है। अब बनाना तो क्या जरूरत है? ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इस क्षेत्र विशेष में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। सबसे ज्यादा डिवाइड की रेंज, मतलब सबसे परे कौन सा है, डिवाइड कौन सा है सबसे दूर? ऑस्ट्रेलिया आपको पता है सबसे अलग है महाद्वीप, ठीक है। सबसे दूर है इस तरफ अकेला, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। फिर आपके है ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से गुजरती है? इनमें बात करें तो इंग्लैंड मेंशन है। उसके अलावा ये टोटल 8 देश और अंटार्कटिका से गुजरती है। ग्रीनविच, आपको पता है ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? समय का जो निर्धारण है ना, वो इसी के आधार पर होता है। ये मुख्य रूप से क्या होता है, अपन ने देखा कि विश्व का जो लगभग जो वर्ल्ड का मैप है ना, उसमें मध्य से है ना, ये लगभग यहां से मध्य से जाती है, ठीक है। यूरोप की बात करें तो यूरोप का जैसे इंग्लैंड आ जाता है इसके मध्य से, स्पेन आ जाता है आपका, फ्रांस आ जाता है। उसके अलावा इधर आए तो मोरक्को आ जाता है, इससे अल्जीरिया आ जाता है, इसमें एक टोगा आ जाता है, ठीक है। आपने पता बिल्कुल अलग जाओगे तो यहाँ एक अंटार्कटिका है, ठीक, ये आ जाएगा। तो ऐसे करके कुल मिला के क्या है, 8 देश हैं, ठीक है। कितने देश हैं? 8 देश हैं और एक अंटार्कटिका क्षेत्र है। 8 देश प्लस जो आपके दक्षिणी ध्रुव में जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है ना, दक्षिणी ध्रुव में, उससे ये जाती है, ठीक है, ग्रीनविच टाइम। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, टाइम का निर्धारण होता है। अब इससे आगे वाले होंगे वो इससे आगे की तरफ होंगे, टाइम उनका पीछे की तरफ होगा पीछे। जैसे भारत की अपन बात करें तो जीएमटी से भारत कितना बताता है? भारत का 82.5 डिग्री है, ठीक है। जो लगभग बात करें तो भारत लगभग 5.5 घंटे आगे रहता है, यहाँ से 5.5 घंटे आगे रहता है। जैसे मान लो यहाँ 8 बज रहे हैं ना, तो भारत में लगभग क्या हो गए, 1:30 बजे रहेंगे, ठीक है। ये है आगे है, ठीक। तो 82.5, तो ये भी याद रख लेना। ये 82.5 वाला है ना, ये अपने 5 राज्यों से निकलता है, मुख्य रूप से इलाहाबाद के मध्य से जाती है रेखा, ठीक है। तो ये आप याद कर लो मोटा मोटा। पृथ्वी को एक परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? आपको पता होना चाहिए परिभ्रमण क्या होता है, परिचक्रण क्या होता है। परिभ्रमण क्या होता है, ये एक दिन में होता है। पृथ्वी के मान लो ये तो सूर्य अपने स्थान पर है, पृथ्वी क्या करिए, जब घूम के मतलब एक चक्कर वहीं पे ही पृथ्वी अपनी कक्ष में चक्कर लगा के आएगी ना एक दिन में,
तो उसको तो अपन क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण होता है जब आप जैसे पूरा परिक्रमा करके नहीं आते, मंदिर में जाते हो तो परिक्रमा ही तो करके आते हो, उस पूरे जो मध्य में जो रखा होता है मंदिर अपना, उसके चारों ओर चक्कर निकाल के आते हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, परिक्रमा कहते हैं। तो उसको कितना समय लगता है, उसको आपको पता है 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं उसको, तो परिक्रमा को। जबकि अपन बात करें परिभ्रमण, एक दिन में पृथ्वी केवल अपने ही कक्ष में घूमती है, जैसे रात हुआ दिन हुआ, रात हुआ दिन हुआ, तो वो उसी से तो होते हैं रोटेट, परिभ्रमण से। तो उसको कितना समय लगता है, इसको लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। रट लो, इसको पूछ सकते हैं। और ये किसको लगा, परिक्रमण को। ठीक है, फिर आ जाता है अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में आगे। वैसे काराकोरम पर्वत श्रृंखला हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हिमालय की क्या क्या अवस्थिति है, उसमें किस किस पार्ट में तोड़ा गया है उसको। जैसे हिमालय में सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय होता है, फिर उसके बाद में मुख्य हिमालय होता है। ठीक है, फिर जैसे महान हिमालय उस मुख्य में आ गए। ठीक, उसके बाद में जैसे शिवालिका हो गई, फिर पूर्वांचल भाग आ गया। तो इसमें पूछना चाह रहा है काराकोरम कौन सा है। काराकोरम सबसे उत्तर वाला है, जो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है ना, वो काराकोरम में आता है। कौन सा, ट्रांस वाला, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट आता है काराकोरम में। और इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की अपन बात करें क्या क्या विशेषताएं, यहाँ पर आपके K2 स्थित है, जिसे और क्या कहते हैं बच्चों, आपको पता है गॉडविन आइंस्टीन कहा जाता है। गॉडविन आइंस्टीन, आस्टीन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है ना आपके, जैसे आपने वो नहीं होते कि जो ग्लेशियर टाइप कहा जाता है उनको, जैसे सियाचिन ग्लेशियर आपने नाम सुना है, तो वो भी यहीं स्थित है। सियाचिन है आपके हिस्पर है ग्लेशियर, जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र विशेष है, हिस्पर है, बालतोरो है। और जो सियाचिन है ना, ये आपकी नुब्रा घाटी है ना, वहां से नदी बेसिन आती है, यहाँ से नुब्रा घाटी। ठीक है, तो ये आपका काराकोरम हो गया। किस में स्थित है, ट्रांस हिमालय में, सबसे ऊपर वाला है। जैसे इसके बाद ट्रांस में अपन बात करें तो शुष्क परिस्थितियां होती है, जम्मू कश्मीर और तिब्बत का क्षेत्र, उसमें ट्रांस वाला क्षेत्र है। इसी के बाद में अपन बात करें ट्रांस के और क्या क्या पार्ट है, पहला पार्ट काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है। लद्दाख आपको पता है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, पूछा जा सकता है कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख की अपन बात करें और क्या क्या खास बात है, लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसे रक्का पोसी है। कौन सी है, रक्का पोसी। और उसके बाद करें तो लद्दाख के जस्ट नीचे है ना, वो आपकी जास्कर आ जाती है, जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके ट्रांस हिमालय हो गए। ठीक है, अभी समय कम है, बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। नेपाल में सागर माथा किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, सागर माथा डायरेक्ट है माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट को क्या नेपाल में क्या कहा जाता है, तो आप बता देना सागर माथा। यहाँ अलग अलग नाम मेंशन होगा तो आप पहचान जाओगे। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट है ना नेपाल, जैसे अपने हिमालय किस पार्ट में, महान हिमालय है ना उसमें है। ठीक है, उसके अलावा आपको इसकी पता है कितनी है, ये तो 8,848 मीटर ऊंचाई पर है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये सब है। ठीक, फिर है कि हिमाचल प्रदेश व तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो दर्रा क्या होते हैं, दो क्षेत्र विशेष को जोड़ने के लिए होते हैं, एक तरह से पुल का काम करते हैं ये दर्रे। ठीक है, ये नदियों के बहाव से इनसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें दर्रा है, आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, इन दोनों के मध्य है ना सिपकिल्ला दर्रा है। ठीक है, यहाँ इस सिपकिल्ला दर्रे की खास बात क्या है, यहाँ से सतलज नदी है ना, जो तिब्बत से आ रही है, नदी प्रवेश करती है इसी से ही। ठीक है, और कहाँ है सिपकिल्ला दर्रा, किस किस के मध्य स्थित है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य। ठीक है, तिब्बत से जो सतलज नदी है वो यहीं से आती है सिपकिल्ले दर्रे के माध्यम से और भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें लीपू लेक दर्रा कौन सा है, लीपू लेक दर्रा है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है,
उसके अलावा और उत्तराखंड में बात करें तो माना है, नीति है, ये दर्रे हैं, ये भी सारे ही हैं। बारालाचा, बारालाचा, बारालाचा भी आपके हिमाचल प्रदेश है ना, इसको जो आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है उससे जोड़ता है ये, लद्दाख श्रेणी से, ठीक है। बारालाचा आ गया। और जो जिला है, जो जिला है ये आपके श्रीनगर में है, जो जिला है, बुर्ज जिला है, जलीपल्ला है, तो ये सारे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, विस्तृत रूप से वहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार, वो आप नागपुर महाराष्ट्र वाला मत समझना, बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं। ये झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में। क्या विशेष बात है इसकी बात करें तो इससे है ना दामोदर नदी है ना आपकी, उसका उद्गम होता है, दामोदर नदी का उद्गम होता है। और क्या क्या है इस दर्रे की बात करें तो इसमें है ना लौह अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और कोयले की तो प्रचुरता है ही, ठीक है, लौह अयस्क की प्रचुरता है, कोयले की प्रचुरता है। और ये जो दामोदर नदी निकल जाती है ना यहाँ से, ये क्या करती है, इस पठार को दो भागों में बांट देती है, ठीक है, रांची का पठार और झांसी का पठार, ठीक है। किसमें बांट देती है? ऐसे बांट दिया, मान लो ये तो हो गया झांसी, ये हो गया रांची पठार, बोल देते हैं इसको, ऐसा कोई विशेष नहीं है। आपको तो मोटी मोटी बात याद रखनी है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। लौह अयस्क की प्रचुरता है, कोयले की प्रचुरता है, ठीक है। उसके बाद में मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इंडिया वाले फॉर्मेट से पूछा गया है। जैसे भारत है, ये मान लो, ये मान लो, ठीक, ये भारत का ये नक्शा हो गया ना। इसमें जो ये वाला क्षेत्र है ना, केरल वाला तट, ये वाला, ये जो तटवर्ती क्षेत्र है, इसे मालाबार कहा जाता है। इसको, इस क्षेत्र विशेष को मालाबार तट कहा जाता है। इस पर क्या है, एक तरह से यहाँ कुछ लेगून झीलें होती है, लेगून मतलब नमक की, जिसमें मतलब नमक या सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, वैसी झीलें होती है, जिन्हें आप या मुख्य रूप से कयाल भी कहा जाता है। इन झीलों को कयाल झील, ठीक है, जिनमें वेमनादा है, ये सारी झीलें हैं, ठीक है। तो ये मालाबार तट कहाँ हो गया? ये रहा। उसके अलावा इधर वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपके कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ये। और ये कौन सा है? केरल वाला क्षेत्र। इससे जस्ट ऊपर जाओगे ना, ये कोंकण है, ठीक है। कोंकण के अलावा जैसे यहाँ गुजरात है, कच्छ है, ये सारे महाराष्ट्र है, इनका नाम ही है, ठीक है। ये कोंकण वाला तट हो गया। तो ये मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए। कोरोमंडल हो गया, ये मालाबार हो गया। तो मालाबार तो कहाँ है? केरल में, केरल में, केरल में। कोरोमंडल कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? मालाबार तट कहाँ है, किस राज्य में? केरल में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, 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 ठीक है। 40 मीटर के आसपास है ये अन्नामुडी। ये कोई अगस्त मलाई नाम से पर्वत श्रृंखला है, अगस्त मलाई, केरल में है ये। कहाँ है? केरल में, केरल में, केरल में, ठीक है। तो ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी, अन्नामुडी, अन्नामुडी। कुद्रेमुख कर्नाटक,
कुद्रेमुख की क्या खास बात है, कुछ पता है क्या आपको? कुद्रेमुख की, कुद्रेमुख में ना ये लो अयस्क है ना, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। बाबा बुदन, ये भी कर्नाटक में ही है। बाबा बुदन भी ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफी के लिए। ये कर्नाटक। कार्डमम, इन्हें इलायची चोटी भी कहा जाता है। इलायची कहाँ है? ये भी केरल में ही है। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य रूप से, तो ये याद कर लेना। अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी घाट किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, जो भूर घाट है, पाल घाट है, जैसे पाल घाट, थाल घाट होता है, भोर घाट होता है, पाल घाट होता है, सेनगोटा होता है। एक श्रेणी होती है इस तरह से। जैसे आप दक्षिण भारत में जाओगे ना, ये जोड़ते हैं ये वाले क्षेत्र विशेष। जैसे इधर आता है आपके थाल आता है, फिर आता है भोर, फिर आता है पाल, फिर आता है सेनकोटा। घाट मुख्य रूप से क्या करते हैं? दो शहरों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको याद करना है ना, मैं अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। थाल घाट मतलब MNOP, क्या आएगा? MN के बाद क्या आता है? OP। तो आपको P तो याद रखना है, वापस M लगा देना है। तो इसका मतलब हो गया, थाल घाट तो कहाँ है? मुंबई से नासिक के मध्य। और भोर घाट कहाँ है? मुंबई से पुणे के मध्य। ये क्या पूछ रहा है? भोर घाट तो कहाँ हो गया? मुंबई से पुणे के मध्य। पाल घाट कहाँ है? यह है कोची से कोयम्बटूर। और सेनकोटा कहाँ है? यह है आपके तिरुवनंतपुरम से मदुरई। तो ये याद रख लेना। ठीक है, कोची से कोयम्बटूर है, ये तिरुवन से मदुरई है। तो ये एक तरह से 4 घाट है। ठीक है, ये पश्चिमी जो अपने इधर वाला जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है ना, भारत का जो ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, उसमें ये एक तरह के घाट है। ये 4 प्रकार के हैं: थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, सेनगोटा। थाल MN मुंबई से नासिक, बोर घाट MP मतलब M, और वैसे MNOP होता है MP। M का मतलब मुंबई, P से पुणे। ठीक है, उसके अलावा पाल घाट कहाँ से? कोची से कोयम्बटूर। और सेनकोटा। उसके बाद में कोरोमंडल तट किस राज्य की तट से? मैंने बताया अभी पीछे बढ़ा था, तमिलनाडु। अगला, भारत का दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है? जैसे भारत का नक्शा है ना, तो ये वाले जो क्षेत्र है ना, आपको पता है ये अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र है। तो यहाँ है ना, ये किस डिग्री पर? 6.4 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये पाक जल संधि नाम से लग रहा है पाक है, लेकिन भारत और श्रीलंका है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, पाक जल संधि है। यहीं पे मन्नार घाटी भी है, मन्नार घाटी। ठीक है, रामेश्वरम भी आपको पता है यहीं स्थित है। इंदिरा पॉइंट यहाँ है, इंदिरा कोल इधर है। अगला आ रहा है, तिब्बत में किस नदी को सिंधी खंबान कहा जाता है? सिंधी से पता चल रहा है सिंधु। सिंधु नदी को क्या कहा जाता है तिब्बत में? सिंधी खंबान। सिंधु आपको पता है भारत में किस, केवल जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां बहती है। ठीक है, इसकी मुख्य रूप से अपन केवल जो 5 सहायक नदियां है ना, उन्हीं को पढ़ते हैं। इसमें झेलम है, रावी है, चिनाब है, व्यास है, सतलज है, ये सारी आ जाती है। ठीक है, तो सिंधी खंबान किसको कहा जाता है? सिंधु नदी को। उसके बाद में पूछ रहा था, भूलर झील किस नदी के अपवाद क्षेत्र में स्थित है? कौन सी झील?
वूलर झील, वूलर है ना मुख्य रूप से वहाँ स्थित है। झेलम नदी है ना उस पर ही वूलर स्थित है। झेलम नदी और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। श्रीनगर यही है। तुलबुल नाम से एक नदी परियोजना वो भी यही है। ठीक है।